हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। और ये मेरा थर्ड पार्ट है यूनिट 8 का, जो कि एम.एन. श्रीनिवास की एथनोग्राफिक स्टडी है कॉर्ग की। ठीक है, अब इसमें हम जनजातियाँ और जातियाँ जो कॉर्ग में थी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करें, सबके लिए हेल्पफुल होगा, जहाँ जिनको भी सोशियोलॉजी पढ़ना है। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच। अब हम शुरुआत करते हैं। तो वहाँ पे जनजातियाँ और जातियाँ कितनी थी? तो अराउंड 40, मतलब करीब 40 वहाँ पे जातियाँ थी। तो सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, जो पूजा पाठ कराया करते थे। फिर कन्याज आते थे, जो कि एस्ट्रोलॉजर्स हुआ करते थे। फिर बन्ना आते थे, ब्लैक स्मिथ जो कि लोहार होते हैं, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ जो सोने का काम करते हैं, वॉशरमैन जो कपड़ा धोते हैं, बार्बर जो बाल काटते हैं, पोलिया जो कि खेतों में काम किया करते थे, और मेदा मेदा का आर्टिजन होते हैं, मतलब जो सामान वामान बनाते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्ग थे वो बहुत ही पावरफुल होते थे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मतलब उन आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। तो एक एम.एन. श्रीनिवास की पूरी स्टडी है, तो उनमें उन्होंने एक कमेंट किया है कि ये लोग जो ये क्षत्रिय होते हैं, मतलब जो वर्ण सिस्टम में क्षत्रिय होते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह, उनसे बहुत मिलते थे, क्योंकि ये लोग पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से। ये बहुत सारे डांस किया करते थे, कंपटीशन वाले गेम में पार्टिसिपेट किया करते थे। ये लोग वो क्या बोलते हैं कि लोहा का या कई सारी चीज़ों का सामान बनाया करते थे। ये लोग शिकार किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें, जो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो सारे चरित्र के जो ये सब दिए गए हैं उनके, वो जो बहुत हद तक जो क्षत्रिय होते हैं उनसे मिलता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये था समझने वाला कि ये मिलते जुलते तो उनसे थे, लेकिन कौरव के लोग कोई भी वैदिक रिचुअल, जो वेदों में रिचुअल लिखे हैं, रीति रिवाज, प्रथाएं या मंत्र लिखे हैं, ये कोई नहीं फॉलो करते थे। यानी एक तरीके से ये लोग हिंदू नहीं थे, मतलब हिंदू के ट्रेडिशन तो ये लोग फॉलो नहीं करते थे, बट इन लोगों का थोड़ा बहुत मिलता जुलता, थोड़ा बहुत क्या मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था, लेकिन ये लोग वेद नहीं फॉलो करते थे। आप इतना समझ लीजिए, मतलब ये बहुत हद तक हिंदू जैसे हैं, बहुत हद तक इनके गुण क्षत्रिय जैसे हैं, बट हिंदू वाला रीति रिवाज नहीं था। रीति रिवाज भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं था, लेकिन रीति रिवाज में जो कहानियाँ, कथाएं हम हिंदूज में होती हैं, वो नहीं थी। ये लोग भी बीफ नहीं खाया करते थे, लेकिन ये लोग पोर्क और लिकर लिया करते थे। ठीक है, अब 3 यहाँ पे मेन जाति थी, ब्राह्मण, कन्या और बन्नास, जो कि रिचुअल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे कोई भी रीति रिवाज में। जो प्रीस्ट होता था वो ताल कावेरी जो था वहाँ पे, उनका मेन मंदिर जिसको आप समझ सकते हैं पूजा का स्थान, वहाँ पे रहता था। और ये लोग अपने पूर्वजों को राइस, ऑफ कोर्स जहाँ पे राइस ज़्यादा उगता है वो उनको चढ़ाया करते थे, लेकिन ये सब जो भी चढ़ाना उनको देना हुआ करता था वो ब्राह्मण करवाता था। और ब्राह्मण को जो धन, मतलब पेमेंट होता था, वो हर साल जो कॉर्ग उगाते थे वो उनको दिया करते थे। ठीक है, और ब्राह्मण भी एक सर्विस कास्ट था, मतलब वो अपना सर्विस देता था, उसके बदले उनको पेमेंट मिलता था। आप समझ लिए कि ब्राह्मण वहाँ पे कैसे काम करते थे। जो वहाँ के लोहार थे और कारपेंटर, जो कि लकड़ियों का काम करते हैं, तो ये लोग क्या करते थे कि जो भी कृषि में और घर में जो इस्तेमाल के सामान होते थे ये बनाया करते थे, ये घर भी बनाया करते थे। ये जो डोली होती है जिसमें रिचुअल, रीति रिवाज की चीज़ें होती थी, भगवान वगैरह को बिठा के लेके जाया करते होंगे, वो बनाते थे। हंसिया जो कि खेतों में कटाई के लिए यूज़ होता है, ये सब बनाया करते थे। जो सुनार होता था वो सोने और चांदी की चीज़ें बनाया करता था, और वो जो लड़के लड़कियां कानों में पहनते हैं वो बनाया करता था। उन लोगों के कान जो छिदाई होती है, पियर्सिंग होती है, उसका भी रीति रिवाज होता था, वो भी उसमें भी पार्टिसिपेट किया करता था। जो वॉशरमैन था वो कपड़े धुलाता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। कोई भी जो साफ सफाई वाला रीति रिवाज वाला काम होता था उसमें वो साफ कपड़े पहना करते थे। जो ये धुलाई वॉशरमैन था, ये जब दुल्हन कपड़े पहनती थी उसमें वो वही धुल के देता था। जो जिस, मतलब जो मंडप बनता था वो भी वही धुल के देता था। अगर कोई वहाँ पे त्योहार है
कॉर्ग में, तो उस टाइम पे भी कपड़े यही दिया करता था। और कोई भी गंदगी हो गई है, अपवित्रता हो गई है, मान लीजिए कि जैसे हिंदू धर्म में होता है कि किसी की डेथ हुई या बर्थ हुई तो अपवित्र माना जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी अगर कोई किसी के डेथ होता है या बर्थ होता है तो अपवित्र माना जाता था। तो उसकी जो सफाई होती थी वो वॉशरमैन या धोबी या धुलाई वाला करता था। जो बार्बर थे वो जब बाल काटा करते थे या शेव किया करते थे तो वो गंदा कर देते थे, कॉर्ग लोग को अपवित्र कर देते थे। तो उसके लिए क्या करते थे कॉर्ग के लोग, वो लोग नहा लिया करते थे और साफ सुथरे कपड़े पहनते थे। बार्बर का काम था कि किसी का अगेन अपवित्रता हो गई है किसी के मृत्यु या जन्म से, तो उसमें वो जाके अपना रूल एंड रेगुलेशन करता था। बिल्कुल आप हिंदूज की तरह समझ लीजिए, बस वो वेदों वगैरह को नहीं पढ़ते थे और वेदों के मंत्र नहीं पढ़ते थे, बाकी सब कुछ हिंदू जैसा है इनका, ठीक है। जो मेधा थे वो आर्टिजन थे, मैंने बताया आर्टिस्ट थे। वो लोग बास्केट मतलब टोकरी बनाया करते थे, फिश पकड़ने वाला बनाया करते थे, केन बनाया करते थे, और मतलब बैम्बू की बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे। जब भी कोई फेस्टिवल त्यौहार होता था या डांस हंट तो ये लोग सामान बना के दिया करते थे, ये टोकरियाँ बना के लाया करते थे, और ये टॉम टम भी बजाते थे, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। जो ये पोलिया होते थे ये सर्वेंट होते थे जो खेतों में काम किया करते थे। और ये जब कोई कोई दुख की घड़ी होती थी उस टाइम पे जाके अपने मालिक के साथ होते थे। जो शादी का टॉर्च होता है ये लोग होल्ड करते थे, और ये उनके फार्म में भी काम किया करते थे। अब हम ओक्का के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं ओक्का के बारे में बता देती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ के लिए सिस्टम है, मतलब वहाँ का बेसिक यूनिट है। तो ओक्का इज इक्वल टू फैमिली, परिवार। ओक्का मतलब परिवार, बेसिक यूनिट सोसाइटी का परिवार होता है, यानी ओक्का मतलब परिवार। तो जो परिवार होता था वहाँ पे वो पितृसत्तात्मक होता था, यानी वहाँ पे जो फादर होते थे वो हेड होते थे, और सारे राइट फादर से सन को जाते थे, यानी पिता से पुत्र को सब कुछ मिलता था, ठीक है। औरतें अपने पैदा होती थी तो उनको कोई खास राइट्स नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम था कि अगर आप अपने हस्बैंड के छोटे भाई से शादी कर लेते हैं तो आपको कुछ राइट्स मिल जाते थे। अलग अलग जेंडर के लोग अलग अलग रहते थे, जैसे कि मान लीजिए कोई पुरुष है तो वो बाहर बरामदा में अदर आदमियों के साथ बैठा करता था, और औरतें किचन में और अंदर के रूम में हुआ करती थी। अंदर के रूम में गेस्ट कोई आ सकता था, ठीक है। जब भी उनको कोई त्यौहार वगैरह भी होता था तो आदमी जो हुआ करते थे वो गाया करते थे, नाचा करते थे, लेकिन औरतें दूर से देखा करती थी, ठीक है। आदमियों के लिए जो कहा जाता था कि आदमियों में शक्ति होनी चाहिए, उसके बाद उनके लिए फाइटिंग कर सकते हो, युद्ध कर सकते हो, पैंथर को या टाइगर को मार सकते हो। अगर पैंथर और टाइगर वगैरह को मारते थे तो उनके लिए एक मंगला सेरेमनी भी हुआ करती थी। और एक वहाँ का फेमस प्रोवर्ब था, एक कहावत थी कि मैन को बैटल फील्ड में मतलब युद्ध करते हुए और औरत को बच्चा पैदा करते टाइम ही मरना चाहिए, मतलब कहावत थी, ठीक है। और जो कॉर्ग मैन थे वो जो खेती हुआ करते थे तो वो देख के उनको बताते थे कैसे खेती करनी है, और जो लो कास्ट के लोग थे वो बेसिकली खेती किया करते थे, ठीक है। अब हम वहाँ पे जो मंगला उनका फेस्टिवल हुआ करता था उसके बारे में जान लें। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मंगला हुआ करता था, एक तरीके से समझ लीजिए कि कोई रीति है जो हुआ करती थी। तो लेकिन अब उसको शादी तक ही रख दिया गया, और चाहे कुछ किसी ने बहुत बड़ा अचीव किया हो तब रख दिया गया। तो मंगला में क्या होता था कि कोई डेट एस्ट्रोलॉजर जो कि सेकंड था जाति में वो निकालता था मुहूर्त, और जो उनका पूर्वजों का दिया हुआ सेंटर घर था उसका जो सेंटर हॉल यानी आंगन जो हम लोग बोलते हैं, आंगन को और पूरे घर को साफ सफाई कर दिया जाता था, उसको सजा दिया जाता था। बीच में एक पंडाल बनाया जाता था जिसमें 5 पिलर होते थे, 5 चीज़ों पे खड़ा किया गया होता था, और टॉम टॉम वहाँ बजता था। उसके बाद एक डुंडी नाम का भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वहाँ बजता था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। जिसके लिए भी मंगला गाया जाता था वो इससे पता चल जाता था कि वो इंसान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, और जब ये मंगला उसके लिए होता था तो ये अपने आप वो इंसान इंपॉर्टेंट हो जाता था, ठीक है। तो जो जिसके लिए मंगला परफॉर्म किया जा रहा है वो एक स्टूल पे बैठता है सेंटर में, और वो एकदम से क्लीन होता है, उसने नए कपड़े पहने होते हैं, उसकी शेविंग हुई होती है, रिचुअल बाथ लिया होता है। उसके दोनों साइड पे लैम्प जल रहे होते हैं, और
एक और स्टूल पे सिल्क के कपड़ों से उसको ढक दिया होता है और उस पे एक लैंप जला होता है, यानी आप दिया समझ सकते हैं। और उसी में एक छोटे से बर्तन में थोड़ा दूध रखा होता है। 3 औरतें जिनके हस्बैंड अलाइव है, यानी 3 सुहागन औरतें, तो ये अलाइव है, अलोव नहीं है, स्पेलिंग एरर आई थिंक बुक में। तो वुमेन क्या करती हैं कि जो चावल रखा हुआ है वहाँ पे उसको उठा के स्प्रिंकल करती हैं, फेंकती हैं अपने शोल्डर के ऊपर से और सूर्य को नमस्कार करती हैं। फिर उसमें से दूध जो मैंने बताया कि रखा हुआ है उसको जिसके लिए मंगला हो रहा है उसको पिलाती हैं। फिर वो जो है वो जो दिया है वहाँ पे रखी हुई है जिसके लिए हो रहा है मंगला, वो उनको प्रणाम करता है या कुछ भी सैल्यूट करता है। फिर उन औरतों के पैर छूता है और उनको कुछ सिल्वर के या गोल्ड के कॉइन्स देता है। और पहले के टाइम पे बहुत सारे रीजंस के लिए मंगला परफॉर्म किया जाता है। कान छिदाता था लड़के लड़कियों का, वो जब 13 साल से ऊपर होते थे तब, फर्स्ट प्रेगनेंसी, जिस औरत के 10 बच्चे जिंदा थे उनके लिए, कोई अगर टाइगर को मार दे और किसी का घर बन जाए, कोई ऑक्स को मार दे, कोई बिना ब्याह मतलब शादी किए जिसकी डेथ हो जाती है उसके लिए। लेकिन आजकल तो सिर्फ मैरिज के लिए मनाया जाता है। तो जो कॉर्ग है वहाँ पे जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो बाहरी दुनिया है, वो 2 भागों में बटी हुई है, सैक्रेड और नॉन सैक्रेड, पवित्र और अपवित्र, ठीक है। लेकिन पवित्र के अंदर भी एक अच्छी पवित्रता है, एक बुरी पवित्रता है, ठीक है। अब अच्छी पवित्रता क्या है? जब आप पूजा पाठ और रीति रिवाज करने के लिए साफ हो, अपने पवित्र फॉर्म में हो, ठीक है। तो कोडगी में एक पोले वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि आप इम्प्योर हैं, अपवित्र हैं। और कुर्डू पोले बोलते हैं जब विमेंस को पीरियड आए होते हैं, या चाहे बर्थ, किसी का जन्म हुआ होता है उसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ होता है, यानी अपवित्रता हुई होती है। टीके हम बोलते हैं किसी की डेथ को, ठीक है। एक चीज आपने देखा होगा कास्ट सिस्टम में कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अपर कास्ट को लगता है कि वो लोअर कास्ट के साथ आएंगे तो अपवित्रता हो जाएगी, ठीक है। ऐसा सेम वहाँ पे भी मेंटेन किया जाता है। जो कोर के लोग हैं वो मानते हैं कि जो उनके पूर्वजों का जगह है वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, मतलब उनका घर ऑफ कोर्स, तो वहाँ कोई सैंडल पहन के नहीं जाता है। और सबसे ज़्यादा पवित्र जगह वो होता है जहाँ पे वो मैंने बताया था ना बिगिनिंग में, जहाँ पे उनके पूर्वजों का मंदिर टाइप का बना है और कोबरा का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पत्थर रूपी कोबरा की पूजा होती है। और विमेन जिसको पीरियड्स आए होते हैं वो वहाँ नहीं जाती, क्योंकि जो कोबरा की डंडी है, जो पत्थर है, कोबरा की जो मूर्ति है, वो बहुत ही जल्दी अपवित्र हो जाता है, ठीक ना। और विमेन को अपने पीरियड्स में 3 दिन घर से बाहर रहना होता है, चौथे दिन वो नहा धो के फिर साफ हो जाती है, पवित्र हो जाती है, ठीक है। तो जो घर का हर पार्ट, अलग अलग पार्ट डिफरेंट लेवल पे पवित्र अपवित्र, ठीक है। तो जो उनका सेंट्रल हॉल है, जो आंगन है जहाँ पे पूजा पाठ और ये सब चीज़ें होती है, वो बहुत पवित्र माना जाता है। और ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया कि उनका वो श्राइन जो मंदिर टाइप का, उसे भी। और उसके बाद उनका किचन भी बहुत पवित्र माना जाता है। ब्राह्मण प्रीस्ट अगर आएगा, ब्राह्मण आता है, तो वो हर जगह जा सकता है वहाँ उनके घर में। लेकिन पोलिया या मेदा आर्टिजन या जो उनके सर्वेंट होते हैं वो बस बाहर तक ही रह सकते हैं घर के, ठीक। आदमी की मतलब वो पवित्र सबसे ज्यादा कब है? जब वो अपने पूर्वजों की पूजा कर रहा है, ठीक है। कोई भी शरीर से निकली हुई चीज वो लोग मानते हैं कि वो इम्प्योर है। मान लीजिए स्वेट हो गया या कोई अदर भी चीज हमारा हम थूक रहे हैं वो सब, ठीक है। जो कौर के लोग हैं वो लोग जब बाल कटवाते हैं, जैसे हम बार बार में डिस्कस किए थे, तो उनको जो बाल काटने वाले होते हैं वो उनको गंदा कर देते हैं, तो वो अपने आप को अपवित्र करने के लिए फिर वो नहाते धोते हैं। तो बर्थ और डेथ भी अपवित्रता लाती है। कोई भी किसी इंसान का, मृत्यु इंसान का शरीर वो बहुत ही ज़्यादा अपवित्र हो जाता है। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। और जो कौवे होते हैं उनको डेथ से जोड़ के वहाँ पे देखा जाता है। और अगर कौवे बढ़ रहे होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि मृत्यु जल्दी आ गया है। अगर कोई कौवे किसी के ऊपर टॉयलेट या कुछ इस तरीके से कर दे तो वो इंसान को 1000 टाइम पानी में अपने आप को डुबाना पड़ता है, मतलब डुबकी लेनी पड़ती है। अब वहाँ पे डिग्री है,
अपवित्रता की, जैसे चाइल्ड बर्थ माइल्ड थोड़ा सा मतलब अपवित्रता लाता है, जो कि 7 से 12 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। डेथ उससे ज़्यादा वो लाता है चाइल्ड बर्थ से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज्म कोर्ग में और ऑल ओवर इंडिया क्या था वहाँ पे, ठीक है। तो एम.एन. श्रीनिवास की स्टडी बहुत ज़्यादा फेमस है, बिकॉज उन्होंने हिंदुइज्म से कोर्ग को भी कंपेयर किया और हिंदुइज्म के अदर पार्ट्स को भी डिस्कस किया है। एक्चुअली सेकेंड पेज इसके बाद हाईलाइटेड नहीं है, बट आप देखिएगा कि मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है, तो थोड़ा आप समझ जाइएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। एक्चुअली वो हाईलाइट हो नहीं पा रहा है, सो प्लीज़ समझिएगा। तो अब लोगों को जिस तरीके से पता है कि कास्ट सिस्टम में जो है वो हायरार्की है, मतलब ऊंच नीच है। तो टॉप पे ब्राह्मण रहता है, सबको पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद नीचे अनटचेबल्स होते हैं, अछूत जिनको बोला जाता है, और बहुत सारे नाम है उनके लिए। तो उसके बाद यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो अछूत है वो बॉटम पे रहते हैं। तो प्रोफेसर जो श्रीनिवास है वो कहते हैं कि संस्कृत और नॉन संस्कृत बिलीफ का जो मिक्सचर होता है वो आपको हर जगह, मतलब भारत में हमें देखने को मिलता है। मतलब मान लीजिए कि कुछ संस्कृत के हमारे रीति रिवाज है और कुछ जो बाहर संस्कृत से आए हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि हर कास्ट में और हर रीजन में, मतलब हर जगह पे और हर जाति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में हमें ये फ्यूजन देखने को मिलता है। मतलब वो ना पूरी तरीके से संस्कृत यानी मतलब वो वेदास की बात कर रहे हैं, और ना पूरी तरीके से नॉन संस्कृत। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जाति हैं वगैरह वगैरह, वो लोग कभी कभी पेड़ों की, पहाड़ों की, अपने पूर्वजों की, और चाहे विलेज के कोई भगवान है उनकी पूजा करते हैं। ये वेरिएशन इसी वजह से आया है क्योंकि कुछ चीज़ें संस्कृत की मिली हुई हैं और कुछ नॉन संस्कृत की, मतलब हमने इधर उधर से सीख लिया है, जो कि अदर कोई रिचुअल होगा अदर कास्ट का, ठीक है। आपको पता है कि जो हिंदुइज्म की फिलॉसफी है वो कितनी वो है, उसमें उपनिषद, वेदांता यानी वेद जैसे मतलब बहुत ही ज्ञानी टाइप की बातचीत हुई है, ठीक है। मतलब कास्ट सिस्टम इंडिया में जो जाति का जो सिस्टम था वो इतना पावरफुल था कि कोई कोई तो जो बदलाव करने आया था वो खुद कास्ट बन गया, जैसे कि जैन्स और लिंगायत। ये शुरुआत में एक तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं कि इस तरीके से जाति सिस्टम क्यों है, और बाद में खुद ही बन जाते हैं, ठीक है। आपने लिंगायत तब आते हैं जब हमारे भारत में धर्म सुधार का आंदोलन टाइप चल रहा था, और जैन्स बहुत ही शुरुआत में आते हैं एंशियंट टाइम में ही बुद्धिज़्म के साथ, क्योंकि हिंदुइज्म में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी और बहुत ही महंगा हो गया था और कास्ट सिस्टम था, तो ये लोग खुद बन गए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें तो आप जानते होंगे कि संस्कृताइजेशन एम.एन. श्रीनिवास की वन ऑफ द बेस्ट स्टडीज़ में से एक मानी जाती है, फेमस स्टडीज़ में से एक मानी जाती है, जिसमें संस्कृताइजेशन में वो बेसिकली ये बताते हैं कि कैसे अपर कास्ट यानी ब्राह्मण और क्षत्रियों का रिचुअल, मतलब उनका रीति रिवाज वगैरह मना के, मतलब अपने जीवन में उसको अपना के छोटे कास्टों ने अपना स्टेटस बढ़ा लिया, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं, और कौर में भी यही बात होती है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौर के लोगों में भी संस्कृताइजेशन हुआ है। जैसे वो कंपेयर किए थे क्षत्रिय लोगों से, और जो रिचुअल्स आप देख रहे हो काफ़ी हद तक अपर क्लास हिंदू जैसा है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो हिंदुइज्म को एक एनालाइज करते हैं, एक तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं, तो बोलते हैं कि हिंदूज में टू एस्पेक्ट है। एक इंटेलेक्चुअल है, मतलब एक जो ज्ञान और इस टाइप वाला हिंदुइज्म है, एक ऑर्डिनरी है जो सामान्य जीवन में प्रयोग होता है। तो इंटेलेक्चुअल हिंदुइज्म में, ज्ञान एंड ऑल वाले में, उपनिषद, गीता और ऐसे ऐसे मतलब फिलोसफिकल बातें और सिस्टम्स आती हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑर्डिनरी है, अब हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, और हर कोई नहीं है कि आप हिंदू रिलीजन में जाए तो उससे पूछे कि आपने गीता पढ़ा है, उपनिषद तो नहीं पढ़े होंगे, मोस्ट लोग नहीं पढ़ोगे। तो उनके लिए हिंदुइज्म क्या है कि वो बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, मतलब अपने मंदिरों को पे जाते हैं, और ये सब चीज़ें पंडितों को खिलाते हैं। मतलब आप जो हिंदुइज्म, अगर आप हिंदू हैं तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, और नहीं है तो यही सब मतलब आपने देखा होगा आसपास। उसके बाद
जैसे रामायण और महाभारत, पुराण और संत वगैरह की टीचिंग भी ऑर्डिनरी में ही आती है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उपनिषद और गीता वगैरह उतना नहीं पढ़ते, ठीक है। अब आप चाहें तो हिंदुइज्म को और क्या बोलते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इन 4 पार्ट को डिवाइड करने का मतलब उनका ये था कि इन हिंदुइज्म में अपने पर्टिकुलर रीजन में होने की वजह से कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं। जैसे एक ऑल इंडिया हिंदुइज्म है जो पूरे भारत में एक जैसा है कि ये हिंदू इस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका रीति रिवाज ऐसा है। एक पेनिनसुलर है, मतलब उसी रीजन में, पेनिनसुला में हिंदुइज्म वो डेवलप हो। एक रीजनल, मतलब हर रीजन में कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव आ गए, और एक कुछ कुछ लोकल है जो बस थोड़े लोकल एरिया में बदलाव आ गए हिंदुइज्म में, ठीक है। अब इसके रिचुअल और कल्चर जो है वो पूरे इंडिया में मतलब एक जैसे ही है कि हम लोग को मंत्र पढ़ना है, पूजा पाठ करवाना है। जो सांस्कृतिक रिचुअल है, ठीक है, वो पूरे इंडिया में कॉमन है, तो उसी को बोला है ऑल इंडिया हिंदुइज्म। उसके बाद जैसे कि रिचुअल, कुछ रिचुअल और कल्चरल वो साउथ इंडिया में ही केवल है। एक कावेरी मिथ मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये हो गया पेनिनसुलर वाला, मतलब केवल साउथ इंडिया में हिंदुइज्म में थोड़ा सा बदलाव आया है और कुछ डिफरेंट चीजें हैं, ठीक। रीजनल में आप समझ सकते हैं कॉर्ग का या मालाबार का, वहाँ कुछ कुछ बदलाव आया, जैसे कि वो संस्कृत की कुछ चीजें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो उनका जब सब कुछ तरीका है वो हिंदू की तरह ही है। अब कॉर्ग में कॉर्ग प्रॉपर्स जो अपने आप को ब्राह्मण वगैरह कहते हैं, वो लोकल हिंदुइज्म में, उनमें भी काफी सारे वेरिएशन हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब ऑल इंडिया हिंदुइज्म दो तरीके से मतलब फैला, ठीक है। जबकि संस्कृत जो पूजा पाठ की मूर्तियां थी, वो लोगों का जो रीति रिवाज था वो फैल गया। और सेकेंड में जब कुछ ग्रुप्स, यानी जो छोटे कास्ट थे, वो संस्कृताइजेशन से गुजर रहे थे, तो उन्होंने जो ब्राह्मणों और राजपूतों का रीति रिवाज और वो सब था उसको अपना लिया, ठीक है। इवन ऑल इंडियन जो हिंदुइज्म है उसने कुछ ना कुछ लोकल भी फीचर्स अपने अपना लिए, जो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं श्रीनिवास। तो जैसे गंगा का मिथ हो गया और कावेरी का मिथ हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारे गॉड के नेम दिए हैं जो कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्ड के बारे में और डिस्कस करने की कोशिश करिए। तो वहाँ पे मैरिज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विवाह करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो विवाहित आदमी होता है उसका जो स्टेटस होता है, जो उसका समाज में वो होता है, वो एक अविवाहित आदमी से ऊपर होता है। लेकिन औरतों के लिए, चाहे वो मैरिड हो या रीमैरिड, दोबारा शादी वाली हो, उनका सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता उनका स्टेटस। यानी वहाँ पे रीमैरिज भी अलाउड होगा और नॉर्मल होगा, ठीक है। जैसे ब्राह्मण और कौर्ग का है, अभी तो लोगों ने बताया कि सेम ही होता है स्टेटस, तो यानी विमेन का खराब होता होगा, सॉरी मेरी गलती है। जो ब्राह्मण और कौर्ग के लोग हैं उनका जो विधवापन पे है वो सेम एटीट्यूड है, यानी अच्छा नहीं होता, खराब होता, ये वो, ठीक है। जिस औरत के 10 चिल्ड्रन मतलब 10 बच्चे जिंदा होते हैं उनके लिए स्पेशल ऑनर मिलता है, जो कि जिनके लिए मंगला होता है। इन लोगों का एक फेस्टिवल ऑफ आर्म्स, मतलब हथियारों का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें फिर एस्ट्रोलॉजर है वो एक डेट तय करता है, और ये लोग अपने हथियारों की पूजा करते हैं, ठीक है। विलेज में काफ़ी सारे कंपटीशन होते हैं, आदमी जो होते हैं वो निशाने वगैरह लगाने वाले काम करते हैं, हंट भी होता रहता है, और आदमियों को उसमें वो करना होता है। देखो, इन लोगों के अंदर बहुत नेशनलिज्म भी है और बहुत ज़्यादा ये लोग आर्मी में वो हैं। तो इन लोगों का करीब 1300 कॉर्ग लोगों ने, जब लास्ट वॉर हमारा हुआ था आज़ादी के टाइम पे, उसमें उससे पहले जो हुआ था उसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और जो इंडिया के फर्स्ट कमांडर और चीफ थे KM करियप्पा, ये कॉर्ग से थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने इंडियन आर्मी में इतना ज़्यादा योगदान दिया है अपना। ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, बस कंक्लूज़न है। मैंने कहीं पे सुना कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे यूनिट्स को सर्च करते हैं।
या कैसे बुक सर्च करते हैं। तो मैं एक दिन आपको लाइव डेमो दिखा दूँगी, फ़ोन में भी और इसमें लैपटॉप में भी, कि कैसे एग्ज़ैक्टली सर्च किया जाता है ऑनलाइन ब्लॉग्स और यूनिट, तो ये होते क्या हैं, ठीक है? तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।